नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडलगढ़। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन अभी करंट में जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आपका बीकॉम फाइनल ईयर का टैक्सेशन का पेपर इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैंने कंटेंट का टाइप थोड़ा चेंज कर दिया है। अब अपन एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो जीएसटी की बुक है उसी से अपन पढ़ेंगे और आप लोगों के पास भी ये बुक्स अवेलेबल है, तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी और क्वेरीज करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि मैटर अपने पास सेम है पढ़ने का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जो देखा था वो था आपूर्ति का अर्थ। अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे ज़रूर वीडियो में पोस्ट कर दें, कमेंट कर दें और मुझे बता दें, ताकि अपन इस वीडियो में या अगली वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब आज की वीडियो में जिस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपूर्ति के लक्षण या विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने आपूर्ति का अर्थ समझा था। अब थोड़ा सा उसको और डिटेल में कि एक किसी लेन देन को किस स्थिति में अपन उसको आपूर्ति मान सकते हैं। ठीक है, वो एक सिर्फ अपन ने डेफिनेशन देखी थी जो धारा 7 में लिखी हुई है जीएसटी एक्ट में। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 की जो धारा 7 है उसमें वो डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, और लास्ट में ये भी देखा था कि धारा 7 ये आपूर्ति के क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन में लिखा गया है उसके अलावा अगर कोई ऐसी गतिविधि या लेन देन है उसको अपन आपूर्ति नहीं माने। ठीक है, कुछ स्थितियां ऐसी भी हो सकती है जिनके बारे में डेफिनेशन में वो लिखा नहीं गया है, फिर भी उनको अपन आपूर्ति मान सकते हैं। ये एक चीज़ अपन ने लास्ट में देखी थी। तो इसके कारण अपने को देखना है कि ऐसी क्या विशेषताएं, ऐसे क्या लक्षण या ऐसे क्या गुण हो सकते हैं जिनके बेस पे पर किसी भी लेन देन या गतिविधियों को एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक विशेषज्ञ तौर पर अपने उसको आपूर्ति मानने का विचार अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो है आपूर्ति का व्यवहार। ये देखिए, एक एक करके अपन पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि आपूर्ति का व्यवहार माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित हो। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, किसी भी गतिविधि को अगर आप आपूर्ति मानने को, अगर किसी तरह का मानना है, आपूर्ति मानना है, तो जो व्यवहार है वो माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित होना चाहिए। या तो माल से संबंधित होगा या सेवा से संबंधित होगा या फिर दोनों से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, आपूर्ति मानने के लिए कोई भी लेन देन, व्यवहार या लेन देन का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो कॉमर्स में किस तरह से लेन देन माना जाता है। ठीक है, दो पक्षों के बीच मुद्रा के बदले वस्तु या सेवाओं का लेन देन, ये एक बेसिक डेफिनेशन है आपके व्यवहार की। ठीक है, अब वो माल के संबंध में भी हो सकता है या सेवा के संबंध में भी हो सकता है या दोनों के संबंध में हो सकता है। तो सबसे पहले जो होगा, कोई भी व्यवहार वो माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अंदर आपको। तो सबसे पहला पॉइंट, आपूर्ति का जो व्यवहार है वो होना चाहिए माल अथवा सेवा अथवा दोनों के संबंध में। ठीक है, अब माल और सेवा की डेफिनेशन एक्ट में अपन ने पहले भी डिस्कस की है। सेवा की डेफिनेशन क्या है, वैसे सर्विस टैक्स अगर आपने देखा है तो उसमें सेवा की डेफिनेशन है। अगर आपने सेल टैक्स देखा है तो उसमें भी माल की डेफिनेशन है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए। सप्लाई जो होंगी, अगर सप्लाई किसी व्यवहार को मानना है तो सप्लाई जो हो वो किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए। किसके द्वारा? कर योग्य व्यक्ति द्वारा। अब ये कर योग्य व्यक्ति कौन होगा, यानी कि जिसका इस जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकरण हो रखा है या होना चाहिए। अब एक लिमिट होती है कि 20 लाख तक का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति नहीं होगा। तो जो सप्लाई की जानी है वो एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। अब कर योग्य व्यक्ति कौन होते हैं, इन सब के बारे में अपन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण का जो चैप्टर है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट अपने को समझना है कि आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। 2 पॉइंट हो चुके हैं। आपूर्ति या जो व्यवहार है वो माल या सेवा से संबंधित होना चाहिए और आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो अगला जो पॉइंट है वो है आपका आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले होनी चाहिए। डेफिनेशन में भी देखा था अपन ने, और एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं पर वो कोई सप्लाई देते हैं, तो उसको अपन सप्लाई नहीं मान सकते इस जीएसटी एक्ट की तरफ।
इसमें जीएसटी एक्ट में, तो पंजीकरण के योग्य व्यक्ति हो सकता है या कर योग्य व्यक्ति हो सकता है, उसके द्वारा अगर कोई सप्लाई दी जा रही है तो उसको अपन जीएसटी एक्ट के तहत सप्लाई मानेंगे। अगला पॉइंट है आपका आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले होनी चाहिए। इसका काफ़ी सारा डिस्कशन अपने पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, और प्रतिफल के बदले ही वो आपूर्ति अगर होनी चाहिए तो अगर की गई है तो उसको आपूर्ति मानेंगे। बट कुछ अपवादजनक स्थितियों में बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति हो सकती है, और उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है किसमें, अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो बिना प्रतिफल के भी हैं और व्यवसाय की सामान्य प्रगति में भी योगदान नहीं देती है, बट उनको मेंशन कर दिया गया है सीधा सीधा एक्ट में, तो उनको अपन आपूर्ति माननी है। पर सामान्य स्थितियों में अगर कोई आपूर्ति प्रतिफल के बदले की जा रही है, जैसे मान लीजिए फ्रिज खरीदा है तो आप उसको कुछ पैसे दोगे, 50,000 20,000 जो भी है, वो प्रतिफल कहलाता है कि कोई वस्तु अगर आप ले रहे हो या कोई सेवा ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चुका रहे हो आप, वो प्रतिफल होता है। तो इस तरह की सामान्य परिस्थितियों के लिए ये चीज़ लिखी गई है। अगला जो पॉइंट है आपका चौथा, वो आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। यह डेफिनेशन में अपन ने डिस्कस किया है कि जो आपूर्ति आप जो कर रहे हो वो व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए सामान्य तौर पर, ठीक है। पर कुछ गतिविधियां ऐसी थी जो अपन ने देखा था डेफिनेशन में कि अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में कुछ गतिविधियां ऐसी मेंशन की गई है जिनको सीधा सीधा बोल दिया गया है कि इनको आपूर्ति मानना है जीएसटी एक्ट के तहत, चाहे ये सामान्य प्रगति के लिए हो या बिना प्रतिफल के लिए हो, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा गया है कि आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होना चाहिए। ये सामान्य परिस्थिति के लिए लिखा गया है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर आपके पास होती है तो अनुसूची फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोविज़न डेफिनेशन में दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अपने को आपूर्ति का डिसीजन करना है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका आपूर्ति इस अधिनियम के तहत क्या होनी चाहिए, कर योग्य होनी चाहिए। आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य होनी चाहिए। कौन से अधिनियम के तहत, जीएसटी एक्ट के तहत। अब जीएसटी में कौन सी आपूर्ति कर योग्य होंगी ये भी तो पता होना चाहिए ना। आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य होनी चाहिए। अब कौन सी आपूर्तियां हैं जो इस जीएसटी एक्ट के तहत कर योग्य है। आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य माल सेवा अथवा दोनों की होनी चाहिए। कर योग्य आपूर्ति से आशय ऐसी आपूर्ति से है जिस पर इस अधिनियम, क्या लिखा हुआ है, जिस पर इस अधिनियम के तहत कर का आरोपण किया जा सके। सिंपल सा लिखा है। आपूर्ति क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि जो आपूर्ति की गई है वो किसी वस्तु या सेवा के से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा, कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। तीसरा, प्रतिफल के बदले की जानी चाहिए। चौथा, व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए वो आपूर्ति होनी चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कर योग्य आपूर्ति। किसके तहत, इस जीएसटी एक्ट के तहत। अब जीएसटी एक्ट में कर योग्य आपूर्ति किसको माना गया है, यदि किसी आपूर्ति पर इस अधिनियम के तहत कर का आरोपण नहीं किया जा सके तो ऐसी आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं कहा जाएगा। जीएसटी जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किन वस्तुओं या किन सेवाओं को जीएसटी के दायरे में रखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, तो उन्हीं की आपूर्ति होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो अगर इनकी कोई भी सप्लाई कोई व्यक्ति करता है या लेता है तो उसको जीएसटी के तहत सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सेवाएं हैं जिनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। मेडिकल सेक्टर की कुछ सेवाएं हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वाइन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स के कुछ आइटम्स हैं, इन सबको क्या है कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो अगर इन चीज़ों की या इन गुड्स की कोई सप्लाई दी जाती है तो उसको कर योग्य आपूर्ति नहीं माना जाएगा, जीएसटी के तहत उसको आपूर्ति नहीं माना जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। लास्ट में जो छठा पॉइंट है वो है कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति की जाए। जो इस चैप्टर में अपन जो पढ़ने वाले थे, आपूर्ति का अर्थ और आपूर्ति का क्षेत्र। अब आपूर्ति जो की जानी चाहिए वो किस में की जानी है, कर योग्य क्षेत्र में की जानी चाहिए। पूरे इंडिया में जीएसटी एक्ट लागू होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जीएसटी एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ जगहों पर। अब इंडिया का मतलब ये आपको समझना है कि इंडिया का मतलब क्या है। आए दिन
नक्शे की लड़ाई होती रहती है भारत की अन्य देशों से। चाइना नक्शे में क्या दिखा रहा है, अमेरिका हमारे नक्शे को किस तरह से दिखा रहा है, क्या नाम से इंटरनेशनल संस्थाएं अपने इंडिया के नक्शे को कैसे बना रहा है। जम्मू कश्मीर को कोई अपना हिस्सा नहीं बता रहा है, लद्दाख को अपना हिस्सा नहीं बता रहा है, तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा बता रहा है, कभी अपन दिखा रहे हैं, कभी मतलब इस तरह से मतलब क्षेत्र की लड़ाई चल रही है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जो सप्लाई जो दी जा रही है वो किस क्षेत्र में दी जा रही है, क्या वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है या नहीं है। अब जीएसटी एक्ट में किस टेरिटरी को इंडिया का माना गया है, उसके भीतर अगर सप्लाई है तो उसको ही कर योग्य सप्लाई अपन मानेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। अब इस क्षेत्र को समझने के लिए आपूर्ति का क्षेत्र क्या होगा, अब इसका डिस्कशन अपन इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो ये विशेषताएं समझनी है अपने को कि क्या है आपूर्ति। अगर किसी भी व्यवहार में इस तरह के लक्षण अगर आपको पाए जाते हैं तो उसको जीएसटी के तहत अपन क्या मानेंगे, सप्लाई। सबसे पहला पॉइंट मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सारे पॉइंट 6 पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा आपका, आपूर्ति का जो व्यवहार है वो माल अथवा सेवा के संबंध में होना चाहिए। माल के संबंध में भी हो सकता है या सेवा के संबंध में भी हो सकता है या एक साथ दोनों के संबंध में हो सकता है। अगर आप माल की सप्लाई दे रहे हो तो उसके साथ कोई ना कोई मेंटेनेंस की सर्विस भी दे सकते हो, उसकी गारंटी या वारंटी की भी सेवा दे सकते हो। तो दोनों के संबंध में भी एक साथ हो सकता है। इस तरह का अगर व्यवहार है तो उसको आपूर्ति मान सकते हैं अपन जीएसटी के तहत। दूसरा, आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कर योग्य व्यक्ति क्या होता है, जिसका इस अधिनियम के तहत वो जीएसटी में जीएसटी एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है या किसी अन्य टैक्स के एक्ट के तहत भी उसका रजिस्ट्रेशन अगर हो रखा है तो भी वो कर योग्य व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, आपूर्ति सामान्य प्रतिफल के बदले होनी चाहिए। प्रतिफल का मतलब अगर कोई वस्तु आप ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको चुका रहे हो, उसकी लागत या उसके जो भी है, हो सकता है वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हो आप या वस्तु के बदले कुछ पैसा या मुद्रा में उसका भुगतान कर रहे हो, तो प्रतिफल के बदले सामान्य परिस्थिति में प्रतिफल होना चाहिए। अगला होगा, आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। आप व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय की प्रगति के लिए ही कोई सप्लाई दे रहे हो तो ही उसको अपन सप्लाई मानेंगे इस एक्ट के तहत। 5वां पॉइंट है, आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ आपूर्तियां या कुछ गुड्स या कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनको इस जीएसटी एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एजुकेशन की सर्विसेज है, कुछ मेडिकल सेक्टर की सर्विसेज है, कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो शराब वाइन इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन सारे प्रोडक्ट्स पर इनडायरेक्ट टैक्स की जो पहले जो स्थिति थी, जिस तरह से पहले का स्ट्रक्चर था वेट वाला सिस्टम, वही अप्लाई किया जा रहा है। तो इनकी अगर कोई सप्लाई अगर कोई व्यापारी या कोई आम व्यक्ति देता है करता है तो उसको इस जीएसटी के तहत, जीएसटी एक्ट के तहत उसको आपूर्ति नहीं मानेंगे। इस जीएसटी के तहत ही कर योग्य गुड्स या सेवा है, अगर उसकी सप्लाई दी जाती है तो उसी को ही अपन सप्लाई मानेंगे इस एक्ट के तहत, ठीक है। लास्ट वाला जो पॉइंट है, कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति की जाए, इसका मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि इंडियन टेरिटरी में अगर किसी तरह की या इनके भारतीय क्षेत्र में अगर सप्लाई दी जा रही है, इट मीन्स इसका मतलब यही होगा कि वो कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति दी जा रही है। राजस्थान से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर में या आसाम में या कर्नाटका में या अंडमान निकोबार में या इस तरह से सप्लाई दी जा रही है तो वो जीएसटी के तहत सप्लाई मानी जाएंगी। अगर इंडिया से, अगर महाराष्ट्र से या राजस्थान से श्रीलंका को या पाकिस्तान को या चाइना को सप्लाई दी जा रही है, उसको जीएसटी के तहत सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो एक एक्सपोर्ट सर्विस मानी जाएंगी। अब उसका भी अलग अलग प्रोविज़न है। तो सप्लाई का मतलब ये समझना है कि कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति की जाए। छठा पॉइंट ये हो जाएगा, अगर ये सारे लक्षण किसी व्यवहार में आपको दिखाई देते हैं तो उसको आप जीएसटी के तहत उसको सप्लाई मानोगे, ठीक है। बाकी का डिस्कशन जैसे आपूर्ति का क्षेत्र है, अब सिर्फ अपन ने आपूर्ति का 2 वीडियो में अर्थ समझ लिया है। पहले तो आपूर्ति की डेफिनेशन के बारे में अपन ने विश्लेषण किया है पहले वीडियो में। इस वीडियो में आपूर्ति की विशेषताओं का डिस्कशन अपन ने कर लिया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन जो देखने वाले हैं आपूर्ति का क्षेत्र, धीरे धीरे सारे चैप्टर को अपन बहुत ही डीपली से और काफ़ी गहराई से उसको समझने वाले हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो लक्षणों या विशेषताओं में तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें, उसको स्किप ना करें, वरना कोई चीज़ आपको छूट सकती है। और कोई चीज़ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।